आज मैं आपका मुंह मीठा कराने वाला हूं। अभी ISMA इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने एक ऐसे आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि 31 दिसंबर 2018 तक कितना उत्पादन हुआ चीनी का। एक्चुअली देखा जाए तो जो चीनी है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग राज्यों में कई सारी मिल्स हैं। टोटल जो है वो 501 चीनी मिलों ने जो उत्पादन किया है उसमें इस बार 7 लाख टन ज्यादा उत्पादन हुआ है 31 दिसंबर 2018 तक। देश का जो चीनी उत्पादन है अक्टूबर से शुरू विपणन वर्ष जिसमें ये बांटा जाता है 2018 से 19 तक की पहली तिमाही में 7% बढ़कर 1.10 करोड़ टन पर पहुंच गया। इसकी वजह महाराष्ट्र और कर्नाटक की चीनी मिलों का जल्द परिचालन शुरू करना है। भारतीय चीनी मिल संघ ISMA ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। ISMA के बयान में कहा गया है कि 31 दिसंबर 18 तक देश में 501 चीनी मिलों ने परिचालन करके 1.10 करोड़ चीनी का उत्पादन किया है। इसकी तुलना में 31 अक्टूबर 2017 तक 505 चीनी मिलों ने 1.03 करोड़ टन का उत्पादन किया था। महाराष्ट्र और कर्नाटक की चीनी मिलों ने इस साल जल्द पेराई शुरू कर दी। इससे विपणन वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही अक्टूबर से दिसंबर तक में उत्पादन बढ़ा है। इससे पहले संघ ने कहा था कि चीनी उत्पादन 2017-18 में 3.25 करोड़ टन से घटकर 2018-19 में 3.15 करोड़ टन रहने का अनुमान है। चीनी की सालाना घरेलू मांग 2.60 करोड़ टन है। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों ने अक्टूबर दिसंबर 2018 के दौरान 31 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है। इस साल पहले इस अवधि में ये आंकड़ा 33 लाख टन था। ISMA के अनुसार इस दौरान महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन 38.39 लाख टन से बढ़कर 43.98 लाख टन हो गया। अक्टूबर से दिसंबर के बीच 1.10 करोड़ टन रहा। चालू पेराई सत्र में 3.15 करोड़ टन रहने का अनुमान था, जो कि जल्द पेराई शुरू करने से बढ़ा है। उत्पादन देश भर में 510 मिलों में चल रही गन्ने की पेराई पर निर्भर करता है। तो ये तो थी अच्छी खबर गन्ना मिल के लिए और गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों के लिए। देखते हैं कि अगले तिमाही में इसका उत्पादन कैसा होगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि देश में पशुपालक और पशुपालन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इसीलिए हर सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नई तरह की योजनाओं को लागू करने की कोशिश में लगी हुई है। सरकार की कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा किसान पशुपालन से जुड़े और पशुपालन से जुड़े व्यवसाय की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार पशुपालन को तेजी से बढ़ावा देने के लिए और किसानों का रुझान उनकी ओर आकर्षित करने के लिए रोजगार के नए साधन उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा सरकार उनको DAP और यूरिया निःशुल्क उपलब्ध करवा रही है। ऐसा करने का उनका उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं के लिए निःशुल्क चारा तैयार करने की व्यवस्था करवाना है। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पशुओं को एक गुणवत्तापूर्ण उत्पाद दिया जाए। इसके लिए उत्पाद तैयार करने के लिए जो DAP है और यूरिया है, चूंकि उनके दाम काफी महंगे होते हैं, इसीलिए सरकार उनको कैटल के बीज उपलब्ध करवा रही है और यूरिया और DAP मुफ्त उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा यूपी सरकार मिनी कामधेनु, माइक्रो कामधेनु और मैक्स कामधेनु इन योजनाओं पर काम करके भी ज्यादा से ज्यादा उनको पशुपालकों से संबंधित आहार उपलब्ध करवा रही है। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को और किसानों को इस योजना में शामिल किया जाए। इसमें सरकार 10 किलो बीज, इसके अलावा 25 किलोग्राम यूरिया और 15 किलोग्राम DAP मुफ्त उपलब्ध करवा रही है, ताकि वे पशु आहार आसानी से तैयार कर सकें। क्योंकि पशु आहार पशुओं के लिए काफी फायदेमंद होता है, इसलिए सरकार का मानना है कि निःशुल्क उपलब्ध होने से किसानों को काफी ज्यादा फायदा होगा और आने वाले समय में ये उनके पशु के लिए भी काफी अच्छा माना जाएगा।
इसके अलावा अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कृषि जागरण पोर्टल पर जाकर इससे संबंधित जुड़ी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। इसमें बने मौसमी सिस्टम की बात करते हैं तो उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे इलाके जम्मू कश्मीर में एक हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा मध्य भारत और मध्य पाकिस्तान में भी एक भीषण या आप कह सकते हैं तो बहुत ही दाब वाला वायुमंडलीय क्षेत्र बना हुआ है। एक ताकतवर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र महाराष्ट्र में भी बना हुआ है, जो अपना प्रभाव इन सभी इलाकों पर दिखा रहा है। अगर देश में पिछले 24 घंटों की बात करें, मौसम की पिछले 24 घंटों की बात करें तो भारत के पूर्वी राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में बर्फबारी के साथ हल्की बारिश भी देखने को मिली है। इसके अलावा सिक्किम के कुछ इलाकों में भी बारिश देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में तापमान न्यूनतम रहा। उसके अलावा उत्तरी मैदानी भागों की बात करें तो फिर वहां तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी गई। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कुछ स्थानों में के साथ राजस्थान में भी कुछ तापमान में बढ़ोतरी हुई, जो कि 3 से 4 डिग्री तक रही। उत्तर भारत के राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में तापमान में कुछ वृद्धि हुई। देश के ज्यादातर भागों में सर्दी धीरे धीरे अब विदा ले रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई स्थानों पर मध्यम से हल्का घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली एनसीआर पर प्रदूषण का स्तर बहुत ही खराब श्रेणी में बना रहा। अगर हम देश में आगे आने वाले इस दिन की 24 घंटों की बात करते हैं तो कुछ मौसम इस प्रकार रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बर्फबारी के साथ हल्की बारिश देखी जा सकती है। इसके अलावा पंजाब, असम में भी ऐसी बारिश हो सकती है। आज देश के उत्तर पश्चिमी भागों में तापमान में बढ़ोतरी होगी। दिल्ली एनसीआर और नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में प्रदूषण का स्तर खराब बना रहेगा। गंगा के मैदानी इलाकों या आप उसे तराई इलाके भी कह सकते हैं, इसमें कोहरे की तीव्रता कम हो जाएगी, जिससे ठंड पहले की तुलना में कमी होगी ठंड में। हालांकि मध्यम से घना कोहरा कई जगहों पर बना रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर में भी कमी थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि जागरण के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एमएसपी को लेकर आए हुए एक न्यूज के बारे में बताऊंगा। दरअसल बीजू जनता दल ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि एमएसपी में बढ़ोतरी करनी चाहिए। इसके लिए उसने स्वामीनाथन समिति का हवाला दिया और उसने ये भी कहा है कि सरकार ने भी ये वादा किया था कि जो एमएसपी है उसमें तकरीबन 50% तक बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसके साथ ही इस दौरान ये भी बताया गया कि आने वाले 8 जनवरी को बीजू जनता दल उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में एक किसान रैली करेगी और इस रैली में किसानों की मांग को भी उठाएगी। धन्यवाद। नमस्कार, कृषि जागरण बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से समय समय पर किसानों को अनुदान दिया जाता है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत यंत्रीकरण के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र दिया जाएगा। शासन के निर्देश पर विभाग के द्वारा यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अंदर छोटा ट्रैक्टर का भौतिक लक्ष्य 10, पावर ट्रेलर 8 बीएचपी और दूसरे वर्ग के लिए लक्ष्य 6, पावर ट्रेलर 8 बीएचपी और अन्य वर्ग के लिए 5 भौतिक लक्ष्य का निर्धारण किया गया है, जिसके लिए 35% से लेकर 50% तक यंत्रवार और वर्गवार अनुदान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर बागवानी, फसल, सब्जी और फल के अलावा फूलों की खेती के लिए जिले में भौतिक लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। इसके लिए किसानों से आवेदन यंत्र मांगे गए हैं। आवेदन यंत्र का भौतिक सत्यापन करने के बाद स्वीकृति के लिए शासन को भेज दिया जाएगा। फूलों की खेती में गेंदा फूल का कार्यक्रम 9 हेक्टेयर में निर्धारित है। इसमें इकाई लागत पर 40,000 रूपये का 40% और 50% वर्गवार अनुदान दिया जाएगा। नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुआवजा के बारे में। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीदार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों से काम कर रहे किसानों को यंत्रों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए मुआवजा दिया जाएगा। मृत्यु अथवा स्थायी रूप से विकलांग होने पर उनके घर पे 1.5 लाख रुपए और अस्थायी रूप से विकलांग होने पर 50,000 रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा स्थायी रूप से रीढ़ की हड्डी टूटने पर 50,000 और दोनों हाथ अथवा दोनों पैर कटने पर 40,000 रूपए, एक बाजू और एक पैर अथवा 4 उंगलियां कटने पर 30,000 रूपए, इसके अलावा 3 उंगलियां कटने पर 20,000 रूपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत उन किसानों मजदूरों को मुआवजा दिया जाएगा जिनकी उम्र 14 साल से ज्यादा है और वो खेती के यंत्रों से काम करते वक्त यंत्रों को लाते या ले जाते हुए दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं।
अथवा अन्य किसी कृषि यंत्र के मजदूर की दुर्घटना हो जाए तो किसान उपरोक्त लाभ लेने का हकदार नहीं होगा। हिमाचल सरकार ने यह शर्त रखी है कि यदि किसी भी मजदूर कोई ठेकेदार के यहाँ काम कर रहा है तो यह लाभ नहीं उठा सकता। कैसे करे आवेदन? मृतक के कानूनी वारिस या दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को 2 महीने के अंदर ही अपना संबंधित ब्लॉक अधिकारी को आवेदन करवाना पड़ेगा। हालांकि वास्तविक कारणों से संबंधित दस्तावेज कृषि निदेशक ने 6 महीने के भीतर और कृषि सचिव को 12 महीने के भीतर जमा करवाने होंगे। दावा है कि ये राशि आवेदन पूर्ण 15 दिनों के अंदर इसका भुगतान हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, कृषि जागरण के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश में जो है इस वक्त किसान जो है परंपरागत खेती से कुछ अलग करने की रणनीति या नीति बना रहे हैं। कई किसान ऐसे हैं जो लगातार देश में जो शुरू से चली आ रही है परंपरागत खेती, उससे हटकर अब कुछ अलग करना चाहते हैं। तो इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो किसान प्रोग्रेसिव हैं या जो इस तरह के निर्णय लेना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि मधुमक्खी पालन एक अच्छा व्यवसाय आप बोल सकते हैं किसानों के लिए। अभी अगर देखा जाए तो कुछ युवा जो है, हमारे सामने कई उदाहरण ऐसे आ रहे हैं युवाओं के जो मधुमक्खी पालन करके और अपना एक अलग तरह से मुनाफा कमा रहे हैं। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मधुमक्खी पालन तो एक पुरानी प्रक्रिया है। जैसे पहले लोग किसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ मधुमक्खी पालन करते थे, लेकिन आज के युग में जो अगर अभी जो 21वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो युवा किसान जुड़ रहे हैं मधुमक्खी पालन में, वो क्या करते हैं कि मधुमक्खी पालन के जरिए उसके बाद वो अपनी ब्रांडिंग करते हैं, अपना एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो हनी होता है, और उसको फिर वो मार्केट में प्रमोट करके और अलग तरीके से बेचते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं आप उपाय है मधुमक्खी पालन के बाद आपको आगे एक अच्छा व्यवसाय आप जिसको बोल सकते हैं किसानों के लिए। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो आजकल ऐसे भी कई चीज हैं, जैसे मधुमक्खी पालन करके फिर उसकी वैल्यू एडिशन की जाए और शहद बनाया जाए। लेकिन शहद का भी प्रयोग आजकल कई तरह के उत्पाद बनाने में भी हो रहा है। इससे बिस्किट और अन्य कई तरह की उत्पाद जो है वो मधु से बनती है। तो इस तरह से आपको एक मार्केट मिलता है। आप अच्छे से पता कर लें कि इसकी मार्केट कहाँ है, इसकी बिक्री कहाँ हो सकती है, उसके बाद आप इसको ब्रांडिंग कर सकते हैं। और इसकी अगर ट्रेनिंग की बात करूं तो ICAR में जो है अभी इसकी ट्रेनिंग होने वाली है कुछ ही दिनों में। तो अगर आप जो भी किसान इंटरेस्टेड हैं आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उनका नाम और एड्रेस, नंबर सब कुछ डिटेल दे दूंगा अगर आप मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग करना चाहते हैं। हालांकि इसका कुछ वो शुल्क लेते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप बिल्कुल इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।